हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर जोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस मेरे पास अभी कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं कि सर हमें अंदर ही अंदर डर लग रहा है, हमें अभी काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे टर्म वन एग्जाम नज़दीक आ गए हैं और अभी तक हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। और जब हम अभी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सर अब आप हमें गाइड कर दीजिए, हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए ताकि हम कम समय में सारे टॉपिक को पढ़ लें और हमारे टर्म वन एग्ज़ाम को हम पास कर लें। साथ ही में कई सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि सर हमारे कॉलेज वाले हमको ये बोल रहे हैं कि अगर आप टर्म वन एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में बैठने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही है और इन सारी चीज़ों को लेकर हमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहा है। तो सर आप हमें एक बार अच्छे से गाइड कर दीजिए, है ना। ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए ताकि हम हमारे टर्म वन एग्ज़ाम को पास कर दें, है ना। उसके बाद टर्म टू के लिए हम अच्छे से तैयारी करेंगे, शुरुआत से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी हमको बस टर्म वन एग्ज़ाम को पास करा दीजिए, क्योंकि अगर हम एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो हमारे क्लास वालों को हम क्या मुँह दिखाएँगे। तो बस हमारी इज़्ज़त को बचाने के लिए, है ना, साथ ही में हम अंडर कॉन्फिडेंट ना हो जाएँ, तो बस हमें ऐसे-ऐसे टॉपिक बता दो जो हम कम समय में कवर कर लें और हमारे टर्म वन एग्ज़ाम को पास कर लें। तो बच्चे आप सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए, आप सबकी बातों को सुनते हुए मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँगा। अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर आप 4 सब्जेक्ट की बात क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर में तो 5 सब्जेक्ट हैं। तो बच्चे संस्कृत में इम्पोर्टेंट जैसा कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कृत क्या है बच्चों? संस्कृत कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जहाँ पर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक्ड होता है। अगर मैं आपको संस्कृत में इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूँ और गलती से आपने अगर एक टॉपिक मिस कर दिया तो आगे जाके आप कहीं ना कहीं अटकोगे। तो संस्कृत में इम्पोर्टेंट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, इसलिए मैं संस्कृत में इम्पोर्टेंट की बात करता ही नहीं हूँ। मेरी पिछली 2 से 3 बैच हो चुकी है, वहाँ पर मैंने संस्कृत का इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं बताया है। वहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ना होता है, सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रचना शरीर, पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर और संहिता अध्ययन, ये 4 सब्जेक्ट का टर्म 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक मोटी सी नोटबुक लेना है और उस नोटबुक को आपको 4 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। पहले सेक्शन में आप पदार्थ विज्ञान रख लो, उसके बाद रचना, उसके बाद क्रिया, उसके बाद संहिता, आपके अनुसार देख लो आप उसको, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आपको क्या करना है, 4 सेक्शन में डिवाइड करना है, ठीक है। और जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी चैप्टर का मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर का नाम लिखना है और उस चैप्टर में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं तो उस टॉपिक का नाम लिखो, उसका आंसर बनाओ, उस टॉपिक का नाम लिखो, उसका आंसर बनाओ, ठीक है। और फिर उसी को आप पढ़ो, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक साथ कवर्ड हो जाएंगे। एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको पता चल जाएगा और साथ में उसका आंसर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक नोटबुक बनानी है और ये नोटबुक आपको आपके फाइनल एग्जाम तक काम आएगी, है ना। मैं जो आपको आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ तो यही इंपॉर्टेंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको यही कॉपी बाद में भी काम आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है रचना शारीर, है ना। रचना शरीर में अगर हम टर्म 1 सिलेबस की बात करते हैं तो टर्म 1 का सिलेबस क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो पहला है यहाँ पे शरीरोक्रमणीय शारीर, देन परिभाषा शारीर, देन गर्भ शारीर, अस्थि शारीर, कोष्ठ एवं आशय शारीर, एम्ब्रायोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम, अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम ये क्या है बच्चों, दिस इज द सिलेबस ऑफ टर्म 1 ऑफ रचना शारीर, ठीक है। चलिए देखते हैं इन चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शरीरोक्रमणीय शारीर, ठीक है। तो शरीरोक्रमणीय शारीर से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन शरीर एंड शारीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, 5 मार्क्स का ये टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद षडंग शारीर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का है ये, ठीक है। उसके बाद शरीर ज्ञान प्रयोजन, देन प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देन अंग प्रत्यंग विभाग, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है आपको, इन 5 टॉपिक को पढ़ना है किसमें, शरीरोक्रमणीय शारीर में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद क्या है बच्चों, परिभाषा शारीर।
तो बच्चे 90% चांसेस है इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ क्या पूछे जाएंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ से एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं तो अब एमसीक्यू के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट जैसा कोई होता नहीं है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम गर्भ शारीर, है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ गर्भ अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और अकॉर्डिंग टू चरक दोनों के आंसर आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, गर्भ की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद लक्षण ऑफ शुक्र एंड आर्थव, देन मासानुमासिक गर्भ वृद्धि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का टॉपिक है। गर्भ वृद्धिकर भाव 10 नंबर का टॉपिक है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि आपरा निर्माण अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद 5 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, देन गर्भ पोषण ये 5 नंबर का टॉपिक है। ठीक, चलिए उसके बाद बात करते हैं हम अस्थि शारीर, तो अस्थि की परिभाषा, अस्थि की संख्या और अस्थि के प्रकार, इस तरह से आपको इस चैप्टर को क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम कोष्ठ एवं आशय शरीर की बात करते हैं, तो कोष्ठ की परिभाषा, कोष्ठांग की संख्या, वही आशय की बात करते हैं, तो आशय की परिभाषा, संख्या और आशयों के नाम। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है किसमें, कोष्ठ एवं आशय शरीर में। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं एम्ब्रायोलॉजी, है ना। तो एम्ब्रायोलॉजी में फिटल सर्कुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और फर्टिलाइजेशन इसको क्या कर लो, एक बार रीडिंग मार लो, साथ में डेरिवेटिव ऑफ जर्म लेयर इसको भी एक बार रीडिंग मार लेना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है ऑस्टियोलॉजी, है ना। तो ऑस्टियोलॉजी में सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड ऑसिफिकेशन ऑफ बोन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे ऑसिफिकेशन से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में। ठीक है, उसके बाद कौन सी बोन का आपको पढ़ना है ना। वैसे तो कई सारी बोन है, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ यही बोन को आपको प्रिपेयर करना है। क्या क्या है, ह्यूमरस, क्लेविकल, फीमर, स्टर्नम, स्केपुलम, रेडियस, अल्ना एंड वर्टिबल कॉलम, यही सारी बोन्स का आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो पेनक्रियास की एनाटॉमी, है ना। देन एनाटॉमी ऑफ लीवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, 10 नंबर में पूछेगा। लीवर की एनाटॉमी में क्या पढ़ना है, तो इसकी लोकेशन, सरफेस, लोब्स, आर्टेरियल सप्लाई एंड अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, चलिए उसके बाद एनाटॉमी ऑफ स्टोमक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में यहाँ से पूछा जा सकता है ना। क्या पढ़ना है, तो इसकी लोकेशन, शेप, साइज एंड कैपेसिटी, एक्सटर्नल फीचर्स, इसके रिलेशन, जिसमें पोस्टेरियर रिलेशन जिसको स्टोमक बेड के नाम से जाना जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर एंड अप्लाइड एनाटॉमी, ये सारे टॉपिक आपको स्टोमक में पढ़ना है। ठीक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हाँ आगे बढ़ने से पहले जो लोग YouTube पर लेक्चर देख रहे हैं तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो प्ले स्टोर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, तो सबको मिलाकर, है ना, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे 70K+ फॉलोवर हो गए हैं, और ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है। इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी के उपलक्ष्य में मेरे आयुर्वेदा विंग्स के जितने भी कोर्सेस हैं वहाँ पर मैंने फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स टिल 8 अप्रैल यानी कि आज के रात के 12 बजे तक मैंने 50% ऑफ कर दिया है। ठीक है, इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है 70K सेलिब्रेशन। ठीक है, तो अगर आप इस 70K सेलिब्रेशन को कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो जितने भी कोर्सेज है उसका जो एक्चुअल प्राइस है उसमें से 50% ऑफ हो जाएगा। और ये 50% ऑफ यानी कि जो फर्स्ट डील है ये कब तक है, टिल 8 अप्रैल यानी कि आज के रात के 12 बजे तक आप इस ऑफर को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद 9 अप्रैल को 37% ऑफ, देन 10 अप्रैल को 30% ऑफ। ठीक है, तो अगर आप भी इन 50 स्टूडेंट्स में आना चाहते हैं तो आज रात के 12 बजे से पहले आप इनरोल कर लीजिए। ऑलरेडी अभी तक यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं, तो लगभग 15 से 20 सीट बाकी है, तो फटाफट इसको आप चेक कर लो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है क्रिया शरीर। तो क्रिया शरीर का टर्म 1 का सिलेबस क्या है, तो पहला सब्जेक्ट टॉपिक है शरीर, देन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, देन 3 दोष, वात, पित्त,
धातु, रस, रक्त, मांस और मेद धातु। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक इसके टर्म बन गए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसके अलावा मॉडर्न की बात करते हैं तो फिजियोलॉजी, होम्योस्टेसिस, हीमोपोएटिक सिस्टम, इम्यूनिटी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, चलिए तो शरीर की बात करते हैं तो शरीर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो शरीर और शारीरिक शब्द की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों बार बार 5 नंबर में पूछा गया है। देन म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, त्रिदोष एंड पंचमहाभूत, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, 5 नंबर का ये टॉपिक है। ठीक है, देन शॉर्ट नोट ऑन स्रोतश, है ना, इसको आप एक बार क्या कर लेना बच्चों, रीडिंग मार लेना। स्रोतस हम डिटेल में कहाँ पर पढ़ चुके हैं, रचना शरीर में पढ़ चुके हैं, तो अगर आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो ये वाला भी कवर हो जाएगा और साथ में आपका रचना शरीर वाला स्रोतस चैप्टर भी कवर हो जाएगा। ठीक है, देन वात और पीत, इसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो इनकी व्युत्पत्ति, निरुक्ति, स्थान, सामान्य गुण कर्म, भेद और क्षय वृद्धि के लक्षण, इस तरह से इन सारे ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया है, तो ठीक इसी के अनुसार आपको वात और पित्त को प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। धातु है ना, धातु में धातु पोषण न्याय, 4 न्याय बताए गए, चारों न्याय मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको कवर कर लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद रस, रक्त, मांस, मेद, है ना, तो इन चारों धातुओं को कैसे प्रिपेयर करना है, तो इनकी व्युत्पत्ति, इनकी निरुक्ति, इनका स्वरूप, इनका गुण, इनका कर्म और इनके क्षय वृद्धि के लक्षण, ये सारे टॉपिक है, ये सारे टॉपिक को आपको कवर करना है किसमें, रस, रक्त, मांस और मेद में। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। होम्योस्टेसिस है ना, तो होम्योस्टेसिस से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, जिसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन 5 नंबर का टॉपिक है। देन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट 5 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, है ना, ये भी 5 ये 10 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल, ये 5 में पूछा जा सकता है और 10 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हीमोपोएटिक सिस्टम, इसमें इराइथ्रोपोएसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड एंटीकोगुलेंट, है ना, देन एनीमिया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में पूछा जा सकता है, देन ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा जॉन्डिस को भी आप एक बार रीडिंग मार लेना। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देन इम्यूनिटी, देन इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें कार्डियक साइकिल इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। कार्डियक आउटपुट 5 नंबर का टॉपिक है, ईसीजी 5 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पदार्थ विज्ञान, है ना, सिलेबस क्या है, आयुर्वेद निरूपण, पदार्थ निरूपण, दर्शन निरूपण, परीक्षा एंड आप्तोपदेश प्रमाण। ठीक है, हाँ, आयुर्वेद निरूपण की बात करते हैं तो सिद्धांत की परिभाषा एवं इसका भेद। ठीक है, आयु के लक्षण एवं प्रकार, दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, 5 नंबर में भी और 10 मार्क्स में भी। ठीक है, तो इन 2 टॉपिक को आपको पढ़ना है किसमें, आयुर्वेद निरूपण में। ठीक है, पदार्थ निरूपण की बात करते हैं तो पदार्थ का लक्षण, इसकी संख्या, इसका वर्गीकरण और इसका महत्व मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कवर कर लेना है। ठीक है, चलिए देन दर्शन निरूपण में दर्शन की परिभाषा और इसका वर्गीकरण, और आस्तिक दर्शन में 4 दर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन से, सांख्य, योग, वैशेषिक और न्याय, और इन 4 में भी सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए उसके बाद नास्तिक में चार्वाक दर्शन आपको पढ़ना है, अगर नास्तिक में क्वेश्चन पूछता है तो चार्वाक से ही पूछेगा। देन दर्शन का महत्व, देन आयुर्वेद एक स्वतंत्र मौलिक सिद्धांत, इसका वर्णन कीजिए, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में। ठीक, चलिए उसके बाद बात करते हैं परीक्षा, तो परीक्षा की परिभाषा, परीक्षा क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। साथ में इस चैप्टर में कई सारी टर्मिनोलॉजी दी है, जैसे कि बात करते हैं प्रमा क्या होता है, अप्रमा, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, तो इन सब की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, देन चतुर्विध परीक्षा विधि, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन परीक्षा का महत्व और उसकी उपयोगिता, ये 3 टॉपिक आपको परीक्षा में पढ़ना है। ठीक है, देन साथ में प्रमाणों की संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू से बार बार, एमसीक्यू में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए देन आप्तोपदेश प्रमाण, इसमें आप्तोपदेश के लक्षण, आप्त के लक्षण, शब्द वृत्ति और शब्द एवं शब्द के प्रकार। ठीक है, तो ये जो भी मैं आपको टर्म 1 का सिलेबस बता रहा हूँ, तो ये मैंने ऑलरेडी सुश्रुत 3.0 बैच में पढ़ा दिया है, लगभग वहाँ पे मैंने 85% टर्म 1
का जो सिलेबस वो पूरा कवर करा दिया है। बाकी जो 15% है वो भी मैं अगले 8 से 10 दिन में करा दूंगा। इस तरह से हमारा टर्म 1 का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट बैच में एनरोल करना चाहता है तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए, है ना। वहाँ पर आपको सुश्रुत 3.0 बैच मिलेगा, उस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आज तक करते हैं तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, कल तक करेंगे 37, परसों तक करेंगे 30% ऑफ। अगर आप इस ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए देन संहिता अध्ययन की बात करते हैं। तो संहिता अध्ययन में आयुष कामनी अध्याय में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? अष्टांग आयुर्वेद, रोग एवं रोगी की परीक्षा, चतुष्पाद और उनके गुण एंड रोगों के भेद, साध्य असाध्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 4 टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, देन दिनचर्या में दिनचर्या का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में भी और 10 नंबर में भी, तो इसके लिए आपको शॉर्ट में पूरा चैप्टर आना चाहिए। ठीक है, देन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्यायाम, व्यायाम के लाभ, मात्रा, अयोग्य और अति व्यायाम से हानि, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। देन 10 विध पाप कर्म, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देन ऋतुचर्या की बात करते हैं। तो आदान काल का स्वरूप और आदान काल में आने वाली ऋतुओं का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, देन डिफरेंस बिटवीन आदान काल और विसर्ग काल, देन ऋतु संधि। ठीक है, ये 3 टॉपिक को आपको पढ़ना है, साथ में हंसोदक भी इंपॉर्टेंट है। और 6 ऋतुओं में से कौन सी ऋतु है मोस्ट इंपॉर्टेंट है? एक तो हेमंत ऋतु, देन ग्रीष्म ऋतु, और एक और है बच्चों वसंत ऋतु। ये 3 ऋतु मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में जो ऋतु चल रही है उसका वर्णन कीजिए। जैसे कि अभी क्या चल रही है? ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जिस भी समय आप एग्जाम दोगे तो उस समय कौन सी ऋतु चल रही है उसको पहचानना है और उसका आपको आंसर लिखना है। तो सभी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए देन रोगानुत्पादनी अध्याय, इसमें अधारणीय वेगों का वर्णन कीजिए। 13 जो अधारणीय वेग बताए गए हैं तो सबका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए उनके रोकने से क्या होगा और उनकी चिकित्सा कैसे होगी, ये 13 वेगों के आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, देन द्रव 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 विज्ञानी अध्याय में नारियल पानी के गुण, दूध के सामान्य गुण, दही के गुण एवं दही सेवन के नियम क्या बताए गए हैं, है ना। घी के गुण, मधु वर्ग और तेल वर्ग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए उसके बाद दीर्घ जीवितम अध्याय, चरक संहिता का सूत्र स्थान का पहला अध्याय, है ना। इसमें आयुर्वेद का अवतरण, त्रिसूत्र आयुर्वेद, सर्व पदार्थ में सामान्य विशेष सिद्धांत, है ना। देन आयुर्वेद की परिभाषा और आयुर्वेद के लक्षण। ठीक है, इसके अलावा 8 प्रकार के दूध एवं मूत्र का वर्णन किया गया है, तो उसका भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में मैंने आपको टर्म 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। ठीक है, तो बच्चे आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही आपको प्रिपेयर करना है, तो आप अच्छे से आपके टर्म 1 एग्जाम को पास कर पाओगे। और यहाँ पे देखो एक थॉट लिखा हुआ है, nobody can go back and start a new beginning, यानी कि पीछे जाकर कोई नई शुरुआत नहीं कर सकता है, बट एनीवन कैन स्टार्ट नाउ एंड मेक अ न्यू एंडिंग, यानी कि पीछे जाकर कोई नई शुरुआत नहीं कर सकता है, यानी कि पिछला जो हो गया उसको भूल जाओ। आज से ही अगर आप काम करना शुरू करोगे तो आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अच्छे से आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है और एग्जाम में फोड़ कर आना है। ऑल द बेस्ट।